हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 9th विज्ञान विषय का हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा था, परमाणु व अणु। आज हम इसका पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं और पार्ट हमने फर्स्ट पढ़ लिया है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। और हमारा अगला इसमें पॉइंट जो रहने वाला है उसका नाम है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या कहता है, तो उसके बारे में हम इसको विशेष से जानने वाले हैं। तो डाल्टन ने जो अपने परमाणु सिद्धांत में किसके बारे में सबसे बताया था, तो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है, तो उस सिद्धांत में जो यौगिक है या जो तत्व है वो हमें पता है कि एक तो निश्चित द्रव्यमान के रूप में रहते हैं और स्थिर अनुपात के रूप में वो रहते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का जो नियम है वो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार हम उसको क्या कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। तो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है इसे हम परमाणुवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। अब परमाणुवाद का सिद्धांत इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इस सिद्धांत के द्वारा परमाणु के अस्तित्व के बारे में स्पष्ट रूप से बताया जा सका, इसलिए इसे डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत भी कहते हैं। और इस सिद्धांत के द्वारा जो स्थिर अनुपात का नियम है या जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, इस नियम की युक्ति संगत क्या की गई थी, व्याख्या की गई थी। अर्थात ये जो नियम है इसके बारे में संपूर्ण रूप से जो डाल्टन ने है वो बताया था। फिर उसके बारे में हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है वो द्रव्यों की प्रकृति के बारे में, द्रव्यों का मतलब पदार्थों की प्रकृति के बारे में भी प्रदर्शित करता है या बताता है। पदार्थों की प्रकृति के बारे में ये जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है वो हमें बताता है। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं कि जो द्रव्य है, द्रव्य का मतलब या जो पदार्थ है, चाहे किसी भी अवस्था पदार्थ वो किसी भी अवस्था में हो, जिसका मतलब हम बोल सकते हैं द्रव है, यौगिक तत्व है, यौगिक या फिर मिश्रण के रूप में हो, सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। इस परमाणु सिद्धांत के अनुसार जो द्रव्य या पदार्थ है किसी भी अवस्था, जैसे तत्व, यौगिक व मिश्रण में से किसी भी अवस्था में हो, पदार्थ जो है वो तत्व, यौगिक या मिश्रण में किसी भी अवस्था में हो, ठीक है। अब चाहे वो किसी भी अवस्था में है, किन से मिलकर बना होता है, तो वे सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। तो डाल्टन ने जो प्रमुख बात बताई थी वो बताई थी कि भाई जो पदार्थ या जो द्रव्य है वो किसी भी अवस्था से तत्व रूप में हो, यौगिक में हो या मिश्रण के रूप में हो, किससे बने होते हैं, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, परमाणु कहते हैं। तो ये डाल्टन ने प्रमुख बात है वो बताई थी। अब इसकी कौन कौन सी अभिधारणाएं हैं, तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणाएं। तो अगला हमारा जो इसमें पॉइंट रहेगा वो रहेगा डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणाएं। तो कौन कौन सी उन्होंने अवधारणाएं दी थी परमाणु सिद्धांत की, तो उसको हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं।
तो सबसे पहले बताया था कि जो सभी पदार्थ, सभी द्रव्य पदार्थों से निर्मित होते हैं। तो पहली उनकी जो मुख्य बातें थी कि जो सभी द्रव्य हैं वो पदार्थों का मतलब द्रव्य बोल सकते हैं, या जो पदार्थ है वो किससे मिलकर बने होते हैं, सॉरी यहाँ पे आएगा परमाणुओं से, द्रव्य या पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो ये पहले बात बताई थी कि सभी द्रव्य या पदार्थ किससे निर्मित होते हैं, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो इनकी पहली अवधारणा यही थी कि जितने भी हम देखते हैं पदार्थ वो सब परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। सेकंड उन्होंने बताई थी कि परमाणु सूक्ष्म अविभाज्य कण है। क्या है? परमाणु सूक्ष्म अविभाज्य कण है, जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा न तो निर्मित कर सकते हैं, और न ही क्षय यानी नष्ट। तो सेकंड बात उन्होंने बताई थी कि परमाणु सूक्ष्म अविभाज्य कण है जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया या क्रिया द्वारा न तो निर्मित कर सकते हैं और न ही क्षय कर सकते हैं। थर्ड जो बात उन्होंने बताई थी वो बताई थी कि दिए गए तत्वों के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान, दिए गए तत्वों के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान व रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। दिए गए तत्वों के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान व रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। जैसे सभी परमाणु है उनके जो द्रव्यमान है या जो रासायनिक गुणधर्म है वो क्या होते हैं, समान होते हैं। फोर्थ इसमें बताया था कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, भिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान व रासायनिक गुणधर्म भिन्न होते हैं, भिन्न होते हैं, अर्थात अलग अलग होते हैं। तो फोर्थ बात उन्होंने ये बताई थी अपने सिद्धांत के अनुसार। और जो पांचवी बात उन्होंने बताई थी कि भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर, छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। तो ये जो मुख्य बात है उन्होंने बताई थी। और लास्ट में उन्होंने बताया था कि किसी भी यौगिक में परमाणुओं का सापेक्ष संख्या व प्रकार निश्चित होते हैं। किसी भी यौगिक में
परमाणुओं की सापेक्ष संख्या व प्रकार निश्चित होते हैं। तो डाल्टन ने अपने परमाणु जो सिद्धांत दिया था, उन सिद्धांत में प्रमुख बातें बताई थी जिनके आधार पे परमाणु जो है उनके बारे में स्पष्ट रूप से बताया जा सकता है। और यदि ये बातें जो परमाणु है उसके ऊपर पूर्णतः लागू होती है, तो उन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत में पहले क्या बताया था कि सभी द्रव्य या पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं वो किससे निर्मित है? एक सूक्ष्म कण परमाणु से निर्मित है। सेकंड, इसमें हमने देखा कि परमाणु सूक्ष्म अविभाज्य कण है, अति सूक्ष्म कण है, इसको आगे विभाजित नहीं कर सकते हैं, जिसे रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा न तो निर्मित कर सकते हैं, यानी ऐसी कोई अभिक्रिया नहीं है कि हम परमाणु का निर्माण कर सकें, और ऐसी कोई अभिक्रिया नहीं है जिसे हम परमाणु को नष्ट कर सकें, कोई भी अभिक्रिया नहीं है। थर्ड, उन्होंने बताया कि दिए गए तत्वों के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान व रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, यानी समान तत्व हैं तो उनके जो परमाणु उनका द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म क्या होता है? समान होता है। फोर्थ, उन्होंने बताया भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। फिफ्थ जो बताई थी उन्होंने, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करते हैं और यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे अलग अलग तत्व के परमाणु हैं, वो एक छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। और लास्ट में उन्होंने बताया था कि किसी भी यौगिक में परमाणु की जो सापेक्ष संख्या और प्रकार क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। तो इस प्रकार डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के आधार पे हम परमाणु के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। अब हमारा पॉइंट रहेगा परमाणु है वो क्या होते हैं। तो परमाणु की परिभाषा हम पढ़ने वाले हैं, जो ऑथेंटिक आपकी बुक के अनुसार एनसीईआरटी जो बुक है उसमें जो परिभाषाएं दे रखी है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अगला हमारा जो पॉइंट रहने वाला है परमाणु। तो परमाणु के बारे में हम विस्तृत पढ़ेंगे। तो ये हमारा बेसिक था, सिद्धांत के रूप में परमाणु के बारे में किसने बताया था उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हमारा जो अगला पॉइंट आएगा वो है परमाणु, एटम, जिसको हम सामान्यतः एटम कहते हैं। अब परमाणु होता क्या है? तो हमें पता है परमाणु पदार्थ का अति सूक्ष्म कण है। क्या है? अति सूक्ष्म कण। और अति सूक्ष्म कण होने के कारण इसे हम और सूक्ष्म कणों में विभाजित नहीं कर सकते। सेकंड, इसमें हमें ध्यान रखना है पदार्थ की जो क्रियात्मक इकाई होती है, पदार्थ जो है उसकी क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? या रचनात्मक, इसको हम रचनात्मक बोल दो, रचनात्मक या क्रियात्मक इकाई। कोई भी पदार्थ, जैसे मान लो ये पदार्थ है, इस पदार्थ की रचनात्मक या क्रियात्मक इकाई क्या है? परमाणु। तो परमाणु क्या होते हैं? किसी भी पदार्थ की रचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई होती है वो क्या कहलाते हैं? परमाणु कहलाते हैं। थर्ड, इसमें एक हमें ध्यान रखना है कि जो परमाणु होते हैं वो परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो पदार्थ या द्रव्य बनता है, अर्थात द्रव्य जो होते हैं उनमें जो सूक्ष्म कण होते हैं वो क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। तो हम इसको परमाणु को समझ सकते हैं। अब इसकी हम परिभाषा लिखते हैं कि जो परमाणु है वो द्रव्य का सूक्ष्म और अविभाज्य कण है। तो परिभाषा ये हमें ध्यान रखनी है, परमाणु द्रव्य का सूक्ष्मतम व अविभाज्य कण है। परमाणु द्रव्य का सूक्ष्मतम व अविभाज्य कण है जिसमें द्रव्य के सभी अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। तो इसको हम आगे कैसे लिख सकते हैं? जिसमें द्रव्य के सभी अभिलाक्षणिक, जिसमें द्रव्य के सभी अभिलाक्षणिक गुण होते हैं, क्या कहलाते हैं? परमाणु कहलाते हैं। तो परमाणु की प्रमुख परिभाषा है कि द्रव्य का सूक्ष्मतम, सबसे छोटा कण
और अविभाज्य जिसको आगे विभाजित नहीं कर सकते हैं और जिसमें द्रव्य के सभी अभिलाक्षणी गुण उपस्थित होते हैं वो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। परमाणु जो है उसको अंग्रेजी में हम किस नाम से बुलाते हैं? एटम। तो अभी हमने लिखा एटम। एटम ये क्या है? एक अंग्रेजी शब्द। क्या है? अंग्रेजी शब्द। और जो इसको जब हम तोड़ते हैं तो ए प्लस टम, ये जो टम है इस टम को हम क्या लिख सकते हैं? टोमस। ये टम किससे बना है? TOMOS, एक ग्रीक शब्द है। क्या है? TOMOS ग्रीक शब्द है और जिसका हिंदी में अर्थ होता है काटना। क्या होता है? काटना, अर्थात टू कट। टोमस जिसका हिंदी में अर्थ होता है काटना, अर्थात हम लिख सकते हैं टू कट। और जो टोमस होता है उसमें पहले क्या लगा है? एक उपसर्ग। उपसर्ग लगा है ए का मतलब होता है नहीं। तो ये ध्यान रखना है, ए का अर्थ होता है नहीं, अर्थात हम इसको क्या लिख सकते हैं? अविभाज्य। अविभाज्य। और अविभाज्य कण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? परमाणु कहते हैं। तो इसको एक बार फिर से सुनना। सबसे पहले इसकी परिभाषा में परमाणु द्रव्य का सूक्ष्मतम और अविभाज्य कण है जिसे द्रव्य में सभी अभिलाक्षणी गुण होते हैं। परमाणु जो है वो इंग्लिश में शब्द क्या होता है? एटम, एक अंग्रेजी शब्द है। और जब इसको हम तोड़ते हैं तो ए प्लस टम, और ये जो TOM है वो एक ग्रीक शब्द किससे बना है? टोमस। क्या है? TOMOS, टोमस। और टोमस जो होता है उसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? काटना। क्या होता है? काटना। और जो इस टोमस के पहले ए लगा है, ये ए क्या है? उपसर्ग। क्या है? उपसर्ग। हमें पता है उपसर्ग जो है वो शब्द के पहले लगते हैं, तो ये ए उपसर्ग लगा है और जिसका हिंदी में अर्थ होता है नहीं। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? नहीं काट सकते, अर्थात अविभाज्य। और जो अविभाज्य कण होता है उसी को हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो इस प्रकार हम परमाणु जो है उसको परिभाषित कर सकते हैं। अब अगला इसमें जो पॉइंट आता है वो आता है परमाणु प्रकृति में किस रूप में पाए जाते हैं। ये भी हमें पता होना चाहिए। परमाणु है, हमने परमाणु के बारे में जाना और वो प्रकृति में किस रूप में पाए जाते हैं। तो अगला हमारा जो पॉइंट है, परमाणु प्रकृति में कैसे पाया जाता है, किस प्रकार पाया जाता है। तो हमें पता है कि परमाणु जो है वो संयुक्त रूप से होता है। संयुक्त रूप से प्रकृति में जो परमाणु है वो मुक्त रूप से नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि परमाणु क्या है? अत्यधिक क्रियाशील होते हैं और अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण ये प्रकृति में क्या होते हैं? संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। अर्थात हम इसमें लिख सकते हैं कि ये परमाणु है वो प्रकृति में मुक्त रूप से अनुपस्थित होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। इसे हम किस में देख सकते हैं? तत्वों में व यौगिकों में। संयुक्त रूप से किस में पाए जाते हैं? तत्व के रूप में पाए जा सकते हैं और यौगिकों के रूप से ये जो परमाणु है वो पाए जाते हैं। जैसे कुछ उदाहरण है, जैसे मान लो हाइड्रोजन है, उसके बाद में जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो ये सब क्या है? परमाणु है। तो परमाणु क्या है? प्रकृति में सामान्यतः किस रूप में पाए जाते हैं? संयुक्त रूप में तत्व या यौगिकों के रूप में पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और
नाइट्रोजन। तो ये हमने इसके कुछ उदाहरण देखे। अब बात आती है परमाणु का आकार। अब परमाणु का आकार कितना होता है तो उसके बारे में भी हमें अच्छे से पढ़ना है। तो अगला जो पॉइंट आएगा वो आएगा परमाणु का आकार। तो परमाणु का आकार कितना होता है तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो हमें पता है कि परमाणु इतना सूक्ष्म होता है, ठीक है। इनका आकार क्या है? सूक्ष्म। और सूक्ष्म होने के कारण इन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। इन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, या हम इसको लिख सकते हैं इन्हें साधारण सूक्ष्मदर्शी, साधारण सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते, क्योंकि परमाणु का आकार जो है वो बहुत अधिक सूक्ष्म होता है, बहुत अधिक छोटा होता है। इस कारण इसे नग्न आंखों से भी नहीं देख सकते, और साधारण सूक्ष्मदर्शी है उसके रूप में भी हम उसको नहीं देख सकते। उसके बाद में जो सामान्यतः परमाणु होता है, सामान्यतः परमाणु क्या होता है? गोलाकार होता है। ये ध्यान रखना है, सामान्यतः जो परमाणु होता है वो गोलाकार होता है। तो गोलाकार होने के कारण परमाणु का जो त्रिज्या है, गोलाकार होने के कारण, गोलाकार होने के कारण परमाणु का जो आकार है उसको किस रूप में हम लिख सकते हैं? त्रिज्या के आधार पर माना जाता है। गोलाकार होने के कारण परमाणु का आकार उसकी त्रिज्या के आधार पर माना जाता है। त्रिज्या के आधार पर मापा जाता है। तो परमाणु गोलाकार है, और गोलाकार होने के कारण यदि हम उसके आकार का निर्धारण करें तो आकार है उसको हम किस रूप में मान सकते हैं? उसकी त्रिज्या के आधार पे उसको अच्छे से माप सकते हैं। और जो परमाणु की त्रिज्या होती है, परमाणु की त्रिज्या किस में मापते हैं? नैनोमीटर में। ये ध्यान रखना, किस में मापते हैं? नैनोमीटर में। तो परमाणु की त्रिज्या जो है वो किस रूप में मापी जाती है? नैनोमीटर में मापी जाती है। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, नैनोमीटर में मापी जाती है। और जो नैनोमीटर है वो मापन की क्या है? अति सूक्ष्म इकाई है। मापन की अति सूक्ष्म इकाई क्या है? नैनोमीटर। मापन की अति सूक्ष्म इकाई क्या कहलाती है? नैनोमीटर है। अब हम देखते हैं कि एक नैनोमीटर जो है उसमें मीटर कितने होते हैं। तो ये अगर हमें पता है तो हम जो परमाणु है उसका जो आकार उसको आसानी से माप सकते हैं या देख सकते हैं। तो एक नैनोमीटर जो होता है, एक एनएम, एनएम का मतलब होता है नैनोमीटर, नैनोमीटर। उसमें मीटर कितने होते हैं? 10 की घात -9 मीटर। कितने होते हैं? 10 की घात -9 मीटर। किसमें? एक नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10 की घात -9 मीटर। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक मीटर में नैनोमीटर कितने होते हैं? 10 की घात 9 नैनोमीटर। 10 की घात 9 नैनोमीटर। तो एक मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं? 10 की घात 9 नैनोमीटर, या इसको हम एनएम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो अगर ये इकाई हमें पता है तो हम इसको आसानी से जो परिकलित है वो कर सकते हैं। अब हमें एक चीज ध्यान रखनी है, परमाणु जो है उसका सामान्यतः आकार माना जाता है, सामान्यतः आकार कितना होता है? 10 की घात -10 मीटर।
तो परमाणु का जो सामान्यतः आकार है, जो आप आगे जितनी भी बुक है उसके अंदर पढ़ोगे, तो उसका आकार कितना होता है 10 की घात -10 मीटर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है परमाणु की जो त्रिज्या है वो कितनी होती है, या परमाणु का आकार कितना होता है 10 की घात -10 मीटर। सेकंड हम पूछते हैं कि नाभिक का आकार, तो नाभिक का आकार कितना होता है 10 की घात -15 मीटर। कितना होता है 10 की घात -15 मीटर। या हम बोल सकते हैं नाभिक जो है उसकी त्रिज्या कितनी होती है 10 की घात -15 मीटर। तो ये क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं लगभग, कि भाई परमाणु का सामान्यतः आकार कितना है 10 की घात -10 मीटर, और परमाणु का जो नाभिक है उसका आकार कितना होता है 10 की घात -15 मीटर। तो ये दो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। अब हम देखेंगे कुछ तत्वों के परमाणुओं का आकार, तो इसको भी हम देखते चलते हैं। तो इनका आकार फिक्स होता है। जैसे अगला पॉइंट है कुछ तत्वों के परमाणुओं का आकार। तो कुछ तत्वों के परमाणुओं का आकार कैसा होता है तो वो हम देखते चलते हैं। जैसे हम देखते हैं हाइड्रोजन परमाणु का आकार। हाइड्रोजन परमाणु का आकार कितना होता है, आपको याद रखना 10 की घात -10 मीटर है, 10 की घात -10 मीटर। फिर आपको देखना है जल के अणु। जल के अणु का आकार कितना होता है 10 की घात -9 मीटर। कितना होता है 10 की घात -9 मीटर। उसके बाद में आपको देखना है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है उस हीमोग्लोबिन के अणु का आकार कितना होता है 10 की घात -8 मीटर। कितना होता है 10 की घात -8 मीटर। फिर जैसे बालू कण का आकार हम देखते हैं वो कितना होता है, बालू कण का आकार 10 की घात -4 मीटर। कितना होता है 10 की घात -4 मीटर। उसके बाद में जैसे चींटी का आकार, चींटी के जो परमाणु है, चींटी के परमाणु का आकार कितना होता है 10 की घात -2 मीटर। उसके बाद में अगला जो हम देखते हैं वो है जैसे तरबूज का आकार। तरबूज का आकार, और जो तरबूज का आकार होता है उसका मान होता है 10 की घात -1 मीटर। तो इस प्रकार हमने कुछ परमाणु है उसको देखा, तो उनका आकार लगभग वो कितना होता है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा कि परमाणु और अणु क्या है, और डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो क्या कहता है। उसके आधार पे हमने परमाणु है उसकी परिभाषा को अच्छे से जाना। परमाणु में जो इंग्लिश शब्द है एटम, ए प्लस टॉमस से बना है। ए का अर्थ होता है नहीं, और टॉमस का अर्थ है जिसको आगे काटा नहीं जा सकता, अर्थात अविभाज्य कण क्या होते हैं परमाणु। और उसके बाद में हमने पढ़ा परमाणु का आकार जो है वो 10 की घात -10 मीटर माना जाता है, और नाभिक जो है उसका आकार जो होता है वो 10 की घात -15 मीटर वो माना जाता है। और लास्ट में हमने देखा कि कुछ तत्वों के जो परमाणु उनका आकार है वो कितना होता है, और ये जो आकार है वो कई बार परीक्षा में जो है वो पूछ लिए जाते हैं। और हमारा जो अगला वीडियो होगा तो उस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे कि जो परमाणु और परमाणुओं का जो समूह है उनके प्रतीक है उसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, उनकी संयोजकताएं हैं वो देखेंगे, और परमाणु को कितने भागों में किस रूप में वो व्यवस्थित रहता है उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं।